हमारे मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। हमारे मेहमान। इस प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को कमल शर्मा और यूनुस खान का नमस्कार। अब यूनुस, आप ही बताइए कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान कौन हैं, जिनकी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचेंगी और उनके अनुभव श्रोताओं के साथ बांटे जाएंगे। कमल जी, मैं सिर्फ एक इशारा करूंगा और वो भी इस दोहे के माध्यम से। इशारा मुझे? भाई कोई जी। लड़की होती तो ठीक रहता, आप मुझे क्या इशारा कर रहे हैं? दोहा सुनिए और कहिए इरशाद। बतरस लालस लाल की मुरली दई लुकाए, सौह करे बहिन हंसे देन कहे नटी जाए। क्या बात है, क्या बात है। कमल जी, ये दोहा कुछ ये बात कहता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली छुपा ली है और तरह तरह के स्वांग भर रही हैं और श्री कृष्ण गोपियों से ये निवेदन कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें उनकी बांसुरी वापस मिल जाए, जो उनकी सबसे प्रिय रही। अब देर न करते हुए हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे आज के जो मेहमान हैं। न केवल एक बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक हैं, बल्कि इन्होंने बांसुरी के इतिहास पर खूब जानकारी इकट्ठी की है और साथ ही साथ उसके विकास में भी इनकी बहुत अहम भूमिका है। काफी शोध किया इन्होंने और उसे अब तक जो परंपरागत बांसुरी आप सुनते रहे हैं उसके आगे जाकर के उसे और विकसित किया है। तो उसमें यानी कि नए आयाम जोड़े हैं, क्या यूनुस? जी। तो और कमल जी, ये बताना भी बहुत जरूरी है कि वैसे तो शौक से ये बांसुरी वादक हैं, लेकिन पेशे से इंजीनियर। क्या बात है। तो हम अपने श्रोताओं को मिलवाएं हमारे मेहमान श्री केशव गिंडे जी से। नमस्कार जी और बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में। गिंडे साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका नाता एक तरफ तो विज्ञान से जुड़ा, दूसरी तरफ संगीत से जुड़ा। देखिए, मैं बचपन से ही हमारे घर में संगीत से जुड़ा हूँ। हमारे घर में हमारे चचेरे भाई एक वायलिन, एक तबला, एक सितार सब बजाते थे। उससे से हर रोज हमारा घर में रियाज चलता था। बहुत बड़े बड़े कलाकार हमारे घर में आते थे और उससे मैं संगीत से प्रभावित हो गया। दूसरी तरफ मेरे पिता हमें इंजीनियर करना चाहते थे और माँ थी, वो दोनों ही चाहती थी कि जिसमें मैं संगीत में भी जुड़ाऊँ और मैं इंजीनियर भी हो जाऊँ। सो मेरी माँ की आशीर्वाद से मैं दोनों तरफ जा सका। जैसा कि आपने जिक्र किया कि बचपन में आपके घर में संगीत का माहौल था और खूब साज वाज रखे रहते थे, यानी कि साजों से छेड़खानी करने की आदत बचपन में ही पड़ गई थी आपको। जी, बराबर। अच्छा, लेकिन ये बांसुरी कैसे आपके हाथ में आ गई? मैं जब छोटा था बचपन में, उस समय मैं सब हमारे घर के जो वाद्य थे, भाई जो बजाते थे, उनके साथ सितार बजाता था, तबला बजाता था, वायलिन पे भी खेलता था। पर सब लोग मुझे दूर करते थे कि भाई ये वाद्य सस्ते नहीं है, आप इसमें मत खेलो। तो माँ सब यह देखती थी और मैं समझता था कि कुछ तो करना है। तो माँ ने बोला, हमारे घर की कुल देवता है भगवान श्री कृष्ण, तो उनके जो साज है उसके साथ आप शुरू करो, वो जिसमें सस्ता भी है और आप खेल भी सकते हैं उसके साथ। तो उस समय मैं कुल 4-5 बरस का होगा, उस समय से ही मैं बांसुरी से जुड़ा हूँ। क्या बात है। और इतनी छोटी आयु में जब बांसुरी आपके हाथ में आ गई तो घर में ऐसा लगता होगा जैसे बालक श्री कृष्ण उछल कूद मचा रहे हैं। बराबर है, तो ऐसा ही लगता होगा। अच्छा, ये बताइए कि उस उम्र में, हाँ जी, साधना तो आपकी शुरू हो गई, लेकिन कहते हैं कि साधना तब फलीभूत होती है, उसका रिजल्ट तब अच्छा मिलता है जब कोई गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए आपको। सच है। हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि बिन गुरु ज्ञान नहीं मिलता है। तो ये बताइए, पहले गुरु आपके कौन थे? पहले गुरु मेरे नारायण राव जी बोरकर, जो ऑर्गन वादक थे, मास्टर दीनानाथ और बाल गंधर्व, इनके साथ वो ड्रामा कंपनी में ऑर्गन की साथ करा करते थे। और उनके पास मैं मेरी माँ की इच्छा से
पहले बांसुरी की शिक्षा शुरू की थी। उसके बाद मैं जब कॉलेज में गया, कॉलेज तक मैं सीखता रहा उनके साथ, पर जब कॉलेज में गया तब एक बार मैं पंडित पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनी, और पंडित पन्नालाल घोष की बांसुरी से मैं एकदम ऐसा हो गया कि बांसुरी सीखना है तो ऐसे ही सीखना है। ये बांसुरी आपने कहाँ सुनी? रेडियो पर, किसी जलसे में सुनी, कैसी, मतलब कहाँ पर? मैंने सुनी वो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन की बांसुरी थी उनकी, और उस समय उससे मैं इतना प्रभावित हो गया कि बांसुरी सीखना है तो ऐसे ही सीखना है। तो एक तरह से जुनून आपके मन में बांसुरी को लेकर पैदा हो गया। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि उन दिनों आप पढ़ाई और बांसुरी की शिक्षा, हाँ। इन दोनों से तालमेल किस तरह से बिठाते थे? देखिए, पढ़ाई और बांसुरी ये दोनों ही मैं इकट्ठा सक्सेसफुली क्यों कर सका, क्योंकि बांसुरी बजाने से मेरा जो पढ़ाई का तनाव बहुत दूर हो जाता था और पढ़ाई दुगनी हो जाती थी। अच्छा। हाँ। मतलब वो सुरों का जो प्रभामंडल होता है, जैसे वो हमारे आसपास एक पूरा का पूरा कहने के माहौल जो बनता है, हाँ जी। सुरों के जरिए, उसमें डूबने का जो आनंद है वो अलग है। वो आपको सारी दुनिया से अलग कर देता है। एक अजीब सा जो आनंद है जिसको आप सिर्फ अभिव्यक्त नहीं कर पाते, सिर्फ महसूस कर पाते हैं। सच है। और वो हमारे सारे तनाव को दूर करता है। ये साथ ही साथ हमें एक नई ताजगी से, नई ऊर्जा से भर देता है। सच है ना? तो देखिए, ऐसा है कि जब हम, चाहे वो गायन हो, सीखते हैं तो अपने लिए तो सीख ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये भी इच्छा होती है कि हमने जो कुछ सीखा है, सच है, उसे लोगों के सामने पेश भी किया जाए, चाहे वो कोई भी फन हो। हाँ। तो ऐसे ही आपको याद है कि किस उम्र में आपने पहल हाँ। अपनी इस कला का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया था? वैसे तो मैं छोटे बचपन से ही बांसुरी छोटे छोटे कार्यक्रमों में करता था, पर जब मैं कॉलेज में गया, कुल 15-16 साल का होगा, उस समय फर्ग्यूसन कॉलेज की 75th एनिवर्सरी थी। मतलब आप पूना में थे? पूना में थे। 75th एनिवर्सरी में कुछ हस्तियों के सामने, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अपने भारत के उस समय के राष्ट्रपति, सी.डी. देशमुख, अर्थमंत्री वाई.बी. चौहान, महर्षि कर्वे, इन हस्तियों के सामने मैंने बांसुरी बजाई और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उस समय कुल 10,000 लोग 75th एनिवर्सरी प्रोग्राम के लिए हाजिर थे। लेकिन इस वक्त विविध भारती के करोड़ों श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। 10,000 की संख्या से कहीं ज्यादा हैं, और वो श्रोता इस बात का इंतजार भी कर रहे हैं कि बांसुरी जैसा खूबसूरत वाद्य, जिसका इस्तेमाल फिल्मी गीतों में भी बड़ी खूबी से किया गया, बहुत इफरात हुआ है। और कमल जी, इतने सुरीले गीत हैं कि वो हमारे श्रोताओं की स्मृतियों में बहुत लंबे समय से अंकित रहे हैं। तो अब गिंडे साहब, आप बताइए कि इन गीतों में से आप कौन सा गीत सुनवाकर हमारे श्रोताओं के मन में तरंगे पैदा करना चाहते हैं? इस समय मैं एक बढ़िया गीत, हमारे दादा गुरु जो पंडित पन्नालाल घोष जी ने बांसुरी बजाया है, वो है मुगले आजम सिनेमा का मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे।
पनघट पे नंदलाल छिड़ गए और ये गाना अभी हमारे श्रोताओं ने सुना और बड़ी नामी फिल्म जैसे कि यूनुस आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है फिल्म, और वो सीन भी आपको याद आता है, बड़ी खूबसूरती से इसका इस्तेमाल भी हुआ है ना। और गाना तो सचमुच बड़ा ही दिलकश है, वाद्य भी दिलकश है। नंदलाल का जिक्र आया है, नंदलाला प्यार से कृष्ण को कहा जाता है। कृष्ण की शैतानियां, उनकी बाल लीलाएं बड़े मशहूर रही हैं जी। यूनुस, एक मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है जी जी। क्योंकि बांसुरी का जब भी जिक्र आता है तो उसको कृष्ण से जोड़ा जाता है, जरूर, है ना। तो हम क्यों ना इसके इतिहास पर कुछ बात करें। जरूर गिंडे साहब, बांसुरी का इतिहास क्या श्री कृष्ण के बाद शुरू होता है या उनके पहले? बांसुरी का वैसा इतिहास उनके पहले, मीन्स जब पृथ्वी का जन्म हुआ उससे ही शुरू हो जाता है। अच्छा। आसमान ने बांसुरी बजाई थी तब। सचमुच है। देखिए, जंगलों में बांस की उत्पत्ति होगी। पृथ्वी का जब ठंडा सरफेस ठंडा होना शुरू हो गया, बांस जैसी वनस्पति पृथ्वी पे आ गई और उसको कीड़ों पतंगों ने अपना छेद बनवाया और उसमें से सब जब हवा चलती गई उसमें से आवाज़ आनी शुरू हो गई। जैसे कि वन देवी आकाश के मंडप, आपने जैसा बोला, आकाश मंडप के नीचे अपनी मुक्त हृदय से बांसुरी का साज बजा रही हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे अपने एक बड़ी दिलचस्प बात यूनुस इन्होंने बताई गिन्ने साहब ने, ये अभी भी ऐसा होता है कि जंगल में बांस, अगर बांस का जंगल है, सच है, और वहां पर उसको कीड़े खा लेते हैं, या छेद कर देते हैं, खोखला कर लेते हैं, हवा चलती है, हाँ जी, तो वो जो जैसे एक दक्ष कलाकार जिस तरह से बांसुरी बजाता है, क्या उसी तरह से सुर निकलते हैं? हाँ जी। क्या है, उस समय हजारों लाखों बांस होते हैं और उसमें हजारों छेद हो जाते हैं और उसमें से हवा चलती है, तो एक समय हजारों बांसुरी बज रही है और एक ऑर्केस्ट्रा, एक पूरा कंसर्ट हो रहा है और उसमें एट ए टाइम बहुत सारे सुर ऐसे आते हैं कि जो मन में सब अपने को भूल जाना हो जाता है। ऐसा कोई अनुभव आपको हुआ है कभी? मैं जब हमारे बचपन में हमारा जो गांव हलियाल कारवार डिस्ट्रिक्ट में, उधर मैं जंगलों में जाता था और उधर जब मैं ऐसा सुनता था कि जब हवा चलती थी उस समय ऐसा लगता था कि एक कंप्लीट बांसुरी का वेणु वृंद बज रहा है। जी। तो क्या इसकी प्रेरणा वहीं कहीं कुदरत तो नहीं है जिसके नजदीक आप गए और वहां पर आपने जंगल की बांसुरी सुनी और उसके बाद में आपको लगा कि इसको और विकसित किया जाना चाहिए? कुछ ये प्रेरणा आपको कहां से मिली जो आपने शोध किया है बांसुरी पर? आप जो बोलते हैं सच है। उस समय से मेरे मन में बांसुरी का कुछ आकर्षण शुरू हो गया और उस आकर्षण से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। और वो उस समय से स्लोली मैं जब बड़ा होते गया, उस समय मेरे जो गुरु हैं हरिपत चौधरी और पंडित देवेंद्र जी मुर्डेश्वर, जो पन्नालाल घोष के उच्चतम शिष्य थे, उनके साथ जब मैं सीखना शुरू किया, उस समय मेरे को ऐसा लगा कि कुछ बांसुरी पे नया रूप से सोचना चाहिए। क्योंकि उस समय से मेरे को ध्यान में आता था कि ये जो बांसुरी आज भी बज रही है, आज तक बज रही है, उसमें और कुछ त्रुटियां हैं, कुछ खोज करना चाहिए, और वही सोचते रहता था। पर जब मैं इनको पूछता था तो वो बोलते थे ये सब पंडित पन्ना बाबू जी ने सब कर दिया है, आप सीखो, वही हस्तगत करो, जो जो कुछ है वो पहले सीखो, बाद में सोचो। तो मैंने वो सोचना बंद कर दिया और नया कुछ रूप देना है वो बाद में मेरे आध्यात्मिक गुरु है जिनके आशीर्वाद से यह कुछ हो सका।
ये तो मामला जो आपका है ये थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। और मैं समझता हूँ कि वैसे भी आप इंजीनियर हैं तो दिमाग इस चीज में थोड़ा सा ज्यादा दौड़ता था। सच है। वैसे इन्होंने जो यूनुस बड़ी दिलचस्प बात बताई गिंडे साहब ने, हम भी कई बार ऐसे जंगलों में घूमे हैं और बांस का जंगल भी देखा है, लेकिन इस चीज पर कभी गौर नहीं किया। हालांकि जंगल से कभी कभी तरह तरह की आवाजें आती हैं, आप बहुत सन्नाटा हो तो हवा जब चलती तो कई आवाजें आती हैं। जी। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है क्या? कमल जी, मुझे तो लगता है कि इस तरह का कभी महसूस हुआ भी है तो उसे ये मानकर हम लोग उससे कांप गए कि भाई पता नहीं जंगल में क्या है। सच है, क्योंकि ये डर का कारण ज्यादा होता है बजाय सुर के। हाँ। तो ये तो गिंडे साहब जैसे जिगर वाले लोग हैं जो बांस के जंगलों में देर तक ठहर पाए। जिगर का दम भी रहना पड़ता है। हाँ, तो गिंडे जी, जिक्र चला था कि आप हमारे श्रोताओं को बांसुरी पर आधारित कोई गीत सुनवाने जा रहे हैं। तो अब मैं हमारे श्रोताओं को शाम तेरी बंसी पुकारे यह गीत सुनाना ये चाहता हूँ। गीत के बोल हैं, तो आइए सुनते हैं यही गीत। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। लोग करे मीरा को इन्हीं बदनाम। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। लोग करे मीरा को इन्हीं बदनाम। लोग करे मीरा को इन्हीं बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। राधा का भी शाम वो तो मीरा
राधा का भी श्याम। गिंडे जी, गीत से पहले हमारी जो बातचीत थी वो बांसुरी के इतिहास के झरोखों में झांक रही थी। हाँ जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बांसुरी का विकास आखिर हुआ किस तरह से था? बांसुरी का विकास सोचते समय हमको पुरान काल में जाना पड़ता है। जब जंगलों में आदि मानव भटकता था, उस समय उसने आवाज़ सुनी होगी, मैंने जो अभी बोला कि जो आवाज़ आता है हवा चलने के बाद, और उसने समझा होगा कि यह कोई भूत खेत का तो आवाज़ नहीं। और आप जो बोला कि वह डर गया होगा, पर उसने कोई दिमाग वाला आदमी होगा, उसने देखा होगा कि यही आवाज़ वो हवा चलने से आती है। उसने एक बांस का टुकड़ा लिया होगा और वो टुकड़े से फूंक के साथ देखा होगा कि कुछ आवाज़ आती है, तो उस समय उसको खोज लगा होगा कि बांसुरी ऐसी आवाज़, बांस का टुकड़ा ऐसा आवाज़ देता है। और यह बांस का टुकड़ा नित्य फोक डांस में या हर रोज के कुछ बजाने के समय किया होगा, ऐसा पहले बांसुरी का शोध लगा होगा, ऐसा मेरे को लगता है। गिंडे साहब, जब भी कोई बांसुरी वाला गली से गुजरता है, तरह तरह की बांसुरी रखे हुए हैं, उसका स्वर गूंजता है, तो मन ललचाता है कि हम भी एक बांसुरी खरीदें और उसकी प्रैक्टिस शुरू करें। सच है, कई बार खरीदी भी है और देखिए कि वो जो बांसुरी है वो नरकट एक जैसे रीड वाले जो क्या उसको बोलते हैं, उसकी जो कलम होती है बिल्कुल वैसी दिखाई पड़ती है, और उसमें जहाँ छेद होते हैं उसके आसपास काले काले निशान होते हैं। कुछ बताइए इसके बारे में, इसका जो प्रोसेस है बांसुरी को बनाने का, उसमें उसको कैसे काटा जाता है, फिर क्या क्या करना पड़ता है? देखिए, बांस के टुकड़े से बांसुरी बन जाती हैं, इसीलिए उसको बंसी कहा है। जो हरा बांस होता है वो नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा। पका हुआ बांस जिसका गोल्डन येलो कलर होता है वो लिया जाता है और उसको दोनों तरफ से कट किया जाता है, पर एक तरफ से वो कॉर्क से बंद किया जाता है या उसका नेचुरल जो गांठ होती है उससे ही बंद रहती है, और दूसरे तरफ से वो खोखली रखते हैं और लोहे की सलाख लेके उसको रेड हॉट बनवाते हैं और उसको जलाकर छेद बनवाए जाते हैं। दो तरफ के बांसुरी रहती है, आड़ी बांसुरी और खड़ी बांसुरी जी। जो आड़ी बांसुरी रहती है वो एक तरफ से अपने नेचुरल या कॉर्क से बंद रहती है और दूसरे तरफ से पूरी तरफ से खुली रहती है, और जो खड़ी बांसुरी रहती है दोनों तरफ से ओपन रहती है, पर उस समय उसे उधर बजाने के लिए एक रीड रहता है और दूसरे तरफ वो तो पूर्ण तरफ खोखली ही रहती है। अच्छा, जहाँ तक विदेशी संगीत की बात है, पाश्चात्य संगीत में मेटल फ्लूट का इस्तेमाल किया जाता है। सच है। मेटल फ्लूट में और बम्बू फ्लूट में क्या अंतर है? देखिए, मेटल फ्लूट स्टेनलेस स्टील, दूसरा है चांदी, तीसरा सोना, बहुत सारे मेटल से बनवाया जाता है। उसको छेद होने के बाद उसके ऊपर कीज भी बिठाते हैं, और बांस की जो फ्लूट रहती है इसके ऊपर की हम बिठा नहीं सकते। उसको हिंदुस्तानी संगीत जैसे रूप में बहुत अच्छी तरह बजा सकते हैं, क्योंकि कीड फ्लूट वो डायरेक्ट ब्रेक टाइप नोट्स आ जाते हैं और उसमें मींड गमक ऐसा प्रकार बज नहीं सकता है। दोस्तों, विविध भारती से इस समय पिटारा के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान, और इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक के.एल. गिंडे। इनसे बातचीत में शामिल हैं कमल शर्मा और मैं यूनुस खान। क्या हर बांसुरी ही सुरीली बनेगी, या सिर्फ आपको कभी कभी ये सौभाग्य होता है कि कोई कोई बांसुरी बहुत अच्छी निकल जाती है? हाँ, वो तो है। देखिए, कोई बांसुरी में ऐसी है कि जब हम बांस पे बांसुरी बनाना शुरू कर देते हैं उस समय ध्यान में आ जाता है कि 90% बांसुरियाँ अच्छी नहीं हो जाती हैं, बिकॉज जिसका डिस्टेंस थोड़ा कम ज़्यादा होने से वो बेसुरी हो जाती है। इसीलिए कुछ कैलकुलेशन करके हमने सिस्टम बिठाए हैं कि ऐसे ऐसी बांसुरी करने से ही अच्छे और सुरीला स्वर आ सकता है। तो इसमें कुछ बताएंगे कि जो इसमें जैसे परंपरागत बांसुरी में 7 छिद्र होते हैं, हाँ जी, तो कैसे सुरों का क्रम क्या होता है, कैसे? देखिए, 7 छिद्रों वाली जो बांसुरी है उसमें सब छेद बंद करने के बाद प बजता है, और एक एक खुला करते जाएंगे तो
ध, नी, सा, रे, ग और म बजता है। थोड़ा बजा के बताएंगे जरा। हाँ जी, ये देखिए मैंने सब छेद बंद कर दिया है, ये प है। अभी एक ओपन किया ध, दोनों ओपन किया नी, फिर देखिए क्या बात है, इतने अच्छे तरीके से आपने समझाया कि मुझे लगता है हमारे सारे श्रोताओं को ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी। तो अब एक गाना जो है उसका सप्तक कौन सा हुआ? सुनवा दिया जाए, उसकी बारी है। जरूर गिंडे जी। हाँ जी, ये फरमाइश का सप्तक है। सच है। तो हम अभी यह गाना सुनाते हैं। गिंडे साहब, आमतौर पर बांसुरी की जो स्थिति रही है, शायद किसी जमाने में बांसुरी को बहुत महत्व नहीं दिया जाता रहा होगा। आधुनिक संगीत में बांसुरी की जो जगह बनी है वो किसने दिलाई और आज बांसुरी किस मकाम तक पहुंची है? कृष्ण युग के बाद बांसुरी का जो कुछ नया रूप वादक और शोधक हमारे दादा गुरु पंडित पन्नालाल घोष ने दिया है। बांसुरी का नया रूप जो अभी मैंने बोला, कुल मिलकर 7 छेद होते हैं, पर जो पन्नालाल घोष जी बांसुरी की, उसमें कुल मिलकर 8 छेद थे। उन्होंने बांसुरी की लंबाई भी बढ़ाई, बांसुरी की डायमीटर बढ़ाया। पारंपरिक बांसुरी में 2.5 सप्तक बजते हैं मैक्सिमम, और पन्नालाल घोष जी ने ऐसा किया कि उस बांसुरी में से
3 सप्तक पूर्ण बजने लगे। यहाँ जो हम बांसुरी देख रहे हैं ये काफी बड़ी हैं, और अभी आपने जिक्र किया कि पन्ना बाबू ने भी 32 इंच वाली बांसुरी जो हाँ है जी। उसको इजाद किया था। हाँ जी। तो ये कुछ बताएंगे हमें, जैसे अगर इतिहास में ऐसा कहीं मिलता है या पुराणों में ऐसा कहीं जिक्र हो, वो जो कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, हाँ। उसकी क्या खासियत थी, कितनी लंबी हुआ करती थी वो? कृष्ण की बांसुरी के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी तो ऐसी बजती थी कि जब बजाने के समय पशु पक्षी, इतना तक नहीं कि यमुना जल भी रुक जाता था सुनने के लिए। कैसी बजती थी वो बांसुरी, कैसी थी उनकी बांसुरी, कितने छेद थे, कितनी लंबाई थी, कुछ उसके बारे में मालूम नहीं। पर वो पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनने के बाद हम देख सकते हैं कि उनकी बांसुरी कैसी बजती होगी। इतिहास में देखा जाए तो संगीत रत्नाकर में कुछ बांसुरी का वर्णन आता है कि जिस बांसुरियों में 4 से 10 छेद तक बांसुरी का वर्णन आता है, और उसकी लंबाई 8-10 इंच से 58 इंच तक बांसुरी की लंबाई भी आ जाती है। जब पन्नालाल घोष जी ने 32 इंच बांसुरी बजाई, उसका जो आवाज़, उसकी जब सब लोगों ने, हम लोगों ने जब सुना तो हमें ध्यान में आया कि यह बांसुरी इतनी लंबी हम बजा सकते हैं। पन्नालाल घोष इतने में भी रुके नहीं, उन्होंने एक खरजिश की बांसुरी बनवाई जिसके बजाने के लिए 4 और फूंकने के लिए 1, ऐसा रूप था जी। उसकी लंबाई करीब 44 इंच थी। आज भी यह 2 बांसुरियाँ यूज़ करके हमारे बांसुरी वादक 3.5 सप्तक बजा सकते हैं। लेकिन आपकी बांसुरी की क्या खासियत है? क्या इसमें 2 बांसुरियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता? एक ही बांसुरी के जरिए आप वो मकाम हासिल कर सकते हैं, यानी कि 3.5 सप्तक इसी के जरिए, अकेले के जरिए? सच है। मैंने जो बांसुरी खोज की है उसका नाम रखा है केशव वेणु जी। उसमें कुल मिलाकर 12 छेद हैं, तो उस 11 छेद से मैं 3.5 सप्तक एक ही बांसुरी पर बजा सकता हूँ। कितने वर्ष आपको लगे थे इस शोध को करने में, इस बांसुरी को बनाने में? मैं लास्ट 20 बरस यह बांसुरी का खोज कर रहा हूँ। 1990 में यह बांसुरी मैंने पहले बार तैयार की, और आज तक मैं 12 बरस यह बांसुरी पे मेरा कार्यक्रम कर रहा हूँ। भारत के अलावा हाँ जी, किन किन देशों में हाँ जी, बांसुरी का प्रचलन बहुत ज्यादा है? जिधर बांस बनते हैं, और बांस बनते भी नहीं पर जिधर बांस बनते हैं उस देशों में बांसुरी बजा जाती है। एक है जापान, उसमें बांसुरी शाकुहाची नाम से बजाते हैं। मेरे पास कुछ शाकुहाची का रिकॉर्डिंग भी है, यह मैं हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहता हूँ। शाकोची का तो जिक्र किया आपने, ताकोची, आकोची हाँ जी। मतलब कुछ और बांसुरी किसी और देश की? ईरान में उसको ने कहते हैं जी। बाद में यूरोप में और यूरोपीय देश में आपने जो अभी बोला कि धातुओं की बांसुरी बनाई जाती हैं, उसमें कुछ कुंजियाँ रहती है, और उस कुंजियाँ से बजाने वाली बांसुरी उसको कीड फ्लूट्स बोलते हैं। मेरे पास यूरोपियन स्टाइल का फोक जाज का कीड फ्लूट पे बजाया हुआ बांसुरी का पीस अभी मैं श्रोताओं को सुनाता हूँ।
उदाहरणों के जरिए आपने उसकी विशेषता को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया बांसुरी की, और खासतौर से विदेश में जो बांसुरी का प्रचलन है उसकी क्या खासियत है, इसका एक उदाहरण नमूना जो है हमारे श्रोताओं को मिल गया होगा इससे। बहरहाल दूसरे वाद्यों से, हाँ जी, जैसे कहते हैं ना कि हमें कोई वाद्य बहुत मीठा लगता है, कोई वाद्य होता है जिसपे हम थिरकने लगते हैं, जैसे गिटार है थोड़ा सा रोमांस की तरफ से लगता है, बड़ा रोमांटिक सा लगता है, सच है। सैक्सोफोन है, गिटार है, लेकिन बांसुरी का जब भी पीस बजता है कहीं, हाँ जी, तो सीधे सीधे आपके आसपास आपके मन में ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे आप आध्यात्मिक होने लग गए हैं, एक अजीब सा माहौल बनने लगता है। सच है। तो क्या इसका आध्यात्म से ज्यादा रिश्ता है? बांसुरी का रूप देखने के बाद भी अपने को ध्यान में आता है कि अपना शरीर और बांसुरी यह दोनों जुड़े हुए हैं। क्या बात है, किस क्या तरह बात से? क्या बात है। देखिए, बांसुरी, पारंपरिक बांसुरी के बारे में देखा जाए तो उसको 7 छेद होते हैं। हमारे शरीर में भी 7 चक्र बोले हैं। पहला चक्र है हमारे शरीर का मूलाधार, बाद में स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, और 7वां है सहस्रार चक्र जो योगी के मस्तिष्क में स्थित होता है। जी, बांसुरी अपने बजने के बाद श्रोताओं को संगीत समाधि में डुबा देती है, और यह 7 छेद चक्रों का भेद होने के बाद योगी को समाधि लगती है। तो बांसुरी और योगी दोनों ही इसके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी सुंदर ढंग से आपने इसकी व्याख्या की, और क्यों ना फिर कोई ऐसी भक्ति रचना सुनवाई जाए हमारे हाँ। श्रोताओं को जिसमें बांसुरी का भी इस्तेमाल हुआ है, और साथ ही साथ एक उसमें बोलों का, आवाज का भी वो असर पैदा होता है कि एक अलग सा बड़ा ही खूबसूरत सा माहौल बन जाता है जिसमें सुनने वाला बेसुध हो जाता है। बल्कि कमल जी, बांसुरी का संबंध तो श्री कृष्ण से है, और ये मौका तो श्री कृष्ण की कोई भक्ति रचना सुनने का है। जी हाँ। बंसी धुन सुन बेसुध गोकुल ग्राम।
गेंडे जी, जब ये भजन मैं सुन रहा था तो मन को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ और तभी मन में ये विचार आया कि संगीत का चिकित्सा के लिए उपयोग सारे संसार में हो रहा है और इसको लेकर बड़े प्रयोग जारी हैं। आपको क्या लगता है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? भारतीय संगीत चिकित्सा को गंधर्व वेद की संज्ञा दी गई है। शरीर की रोग व्याधि को नष्ट करने में संगीत सहायक होता है जी। औषधियों के साथ योगासन, मालिश आदि उपक्रमों के साथ संगीत को जोड़ देने से मरीज को जल्दी फायदा होता है। संगीत चिकित्सा में भारतीय शास्त्रीय संगीत के योगदान के आगे सारा विश्व नतमस्तक है। कुछ व्याधियों और उन पर किए जाने वाले राग उपचार इस तरह मैं बोल सकता हूँ। देखिए, अभी हृदय विकार के लिए जी, भैरवी, शिवरंजनी, अलैया बिलावल बहुत उपयुक्त है। ये बाद में उच्च रक्तदाब, रक्त अल्पता, मानसिक तनाव, डर, इसके लिए राग पुरिया बोला जाता है जी। मानसिक विकार, कर्क रोग, यानी कि कैंसर जी। ललित, केदार, श्री, सिंध भैरवी, नायकी कानड़ा, इन राग का इलाज किया जा सकता है जी। और कुछ भी है क्या इसमें, बताइए। देखिए, अनेक रोगों की चिकित्सा संगीत के द्वारा उल्लिखित है। रागों के उपयोग में चिकित्सा के बीच आपसी मतभेद भी हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइए गेंडे साहब के बांसुरी के अलावा आप अपने निजी जीवन में और क्या शौक फरमाते हैं? बांसुरी के साथ मैं दूसरा भी एक आध्यात्मिक शौक है जी। जिसमें मैं योग और ध्यान हर रोज मैं करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ जी, क्योंकि बांसुरी बजाने में वो बहुत जरूरत है। आप एक नामी गिरामी कंपनी में उच्च अधिकारी हैं, जैसे आपने बताया कि पेशे से इंजीनियर भी हैं आप। हाँ जी। उसके बाद में बांसुरी जो है वो आपका पहला पैशन भी है, फिर घर गृहस्थी भी है जी। वो सब जिम्मेदारियां भी हैं। ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सारे के सारे जो सुर हैं आप कैसे ठीक रखते हैं। मतलब ऑफिस का सुर एक है, उसको भी ठीक रखना है। हाँ जी। उसकी ट्यूनिंग सही रहनी चाहिए। हाँ जी। घर के सुर भी बिल्कुल ट्यून्ड रहने चाहिए। सच है। और उसके साथ साथ आपका शौक भी। ये कुछ बताइए, इसकी ट्यूनिंग कैसे करते हैं? देखिए, बांसुरी का साज बजाने में तो मैं जो इतना कुछ कर सका, उसके साथ मेरी पत्नी जो है वो सब घर का ट्यूनिंग कर देती है और वो ट्यूनिंग बराबर चलता है, इसीलिए मैं बांसुरी का साज अच्छी तरह बजा सकता हूँ। यानी वो तानपुरा है आपके लिए? सच है। गेंडे साहब, कई बार ये होता है कि जो जानकारी हमारे साथ में होती है कई बार वो वहीं तक सीमित हो जाती है, दूसरों तक नहीं पहुंच पाती। और आज जबकि संगीत का पूरा परिदृश्य ही बदल गया है, सच है, जब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आ गया है और ऐसे साज धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा में इस्तेमाल होने लग गए हैं जहां पर हमारे देसी जो वाद्य हैं ऐसे लगता है कि उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। सच है। ऐसे में आप बांसुरी पर जिस तरह से शोध कर रहे हैं, हाँ जी। इस अपने शोध को, इस जानकारी को आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे हैं? मैंने बहुत जगह मेरी बांसुरी जो नया शोध किया हुआ है वो बजाया है। जो जलंधर से केरल तक, त्रिवेंद्रम तक मैंने बांसुरी बजाई है और सब तरफ जाके मैं ये शोध का लोगों को समझाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। अच्छा गिंडे साहब, अब मेरे ख्याल से गीत सुने बहुत देर हो चुकी है और हमारे श्रोताओं को किसी सुरीले गीत का इंतजार होगा। मैं अभी भजन के बाद अपने श्रोताओं को ज्वेल थीप का दिल पुकारे आरे आरे एक फोक गीत सुनाना चाहता हूँ।
यारे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। बरसों बीते दिल पे काबू पाते, हम तो हारे तुम ही कुछ समझाते। समझाती मैं तुमको लाखों अरमान, खो जाते हैं लब तक आते आते। हो पूछो ना कितनी बातें पड़ी हैं दिल में हमारे, दिल पुकारे आरे आरे आरे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। पाके तुमको है कैसी मतवाली, आंखें मेरी बिन काजल के काली। जीवन अपना मैं भी रंगी कर लूं, मिल जाए जो इन होठों की लाली। जो भी है अपना लाई हूँ सब कुछ पास तुम्हारे, दिल पुकारे आरे आरे आरे। हाँ, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। गिंडे जी, इंटरनेट के आगमन के बाद आपको क्या लगता है कि संगीत का दायरा बढ़ा है या फिर इसके कोई विपरीत प्रभाव पड़े हैं? एक तरफ से देखा जाए तो संगीत का प्रभाव बड़ा है, पर विपरीत भी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि बांसुरी जैसा साज सामने बैठ के जो अपने हृदय तक भाव विभोर करने का जो उसमें शक्ति है जी, वो इंटरनेट के अपने कैसेट से सुनने से नहीं हो सकता है। सामने बैठ के जो बांसुरी सुनने में मजा है वो इंटरनेट के बांसुरी पे नहीं है। गिंडे जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हम आपसे बांसुरी ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमें ये बताइए कि आपकी केशव वेणु की क्या विशेषता है, खासतौर पर वादन के सिलसिले में? केशव वेणु पे खर्ज ऋषभ का आविष्कार, जो राग मेघ में वादी स्वर है।
आज आपके साथ बैठ करके, आपके साथ बातचीत करके हम सबको बहुत मजा आया, हमारे श्रोताओं को भी बहुत मजा आया होगा। मैं अपने साथी यूनुस खान के साथ में अपने तमाम श्रोताओं से अनुमति लेना चाहूंगा और आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से और विविध भारती की ओर से केशव गुंडे जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ स्टूडियो में आकर के उन्होंने बांसुरी जैसे प्राचीनतम वाद्य के बारे में और उस पर जो वो शोध कर रहे हैं उसके बारे में इतनी रोचक जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए।